हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक यथार्थ उपन्यासकार। कौन से उपन्यासकार? सामाजिक यथार्थ उपन्यासकार। इससे पहले जो हमारी उपन्यास की सीरीज चल रही है, हम प्रेमचंद पूर्व युग को पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक यथार्थ उपन्यासकार। अगर हम बात करें कि सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार में सबसे पहला नाम किसका आता है, तो वो नाम है उदय शंकर भट्ट। किसका नाम आता है? तो उदय शंकर भट्ट जी का नाम आता है। इनका पहला उपन्यास है उदय शंकर भट्ट जी का सागर लहरें और मनुष्य। कौन सा है? सागर लहरें और मनुष्य। कुछ विद्वानों ने इसे क्या माना है? आंचलिक उपन्यासकार माना है। उसके बाद इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो इसमें मुंबई के निकट बारसुआ मछुआरों की ज़िंदगी के यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया गया है। तो आपने समझा कि ये पहला उपन्यास है। इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? इसमें मछुआरों की ज़िंदगी के यथार्थ और मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। एक अगला उपन्यास है इनका नए मोड़। नए मोड़ में एक ऐसी स्त्री के बारे में बताया गया है जो स्वावलंबी है और व्यवस्था की क्या है, व्यवस्था का उसमें चित्रण किया गया है। पढ़ी लिखी है, शिक्षित नारी है, स्वावलंबी भी है, लेकिन उसकी व्यवस्था का अंकन नए मोड़ उपन्यास में उदय शंकर भट्ट द्वारा किया गया है। अगला उपन्यास है इनका लोक परलोक। क्या है? लोक और परलोक। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभावों का इन्होंने चित्रण किया है। आगे देखिए, इनका चौथा उपन्यास है शेष और अशेष। शेष अशेष में साधु सन्यासियों के पाखंड के जीवन के बारे में बताया गया है। तो अब आप चारों उपन्यास इनके समझ गए हैं। सागर लहरों और मनुष्य में क्या बताया गया है। उसके बाद इनका अगला है नए मोड़। नए मोड़ के बाद लोक परलोक और शेष अशेष। ये क्या है? यथार्थवादी उपन्यास है उदय शंकर भट्ट जी के। अगले देखिए कौन है उपन्यासकार हैं? उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क के महत्वपूर्ण उपन्यास है। देखिए, सबसे पहले तो इनको ये याद रखना है कि इनके कई सारे उपन्यास के जो पात्र हैं उसका नाम चेतन था। तो इनके अगर उपन्यास में पात्रों को पूछा जाए तो सभी उपन्यासों को नहीं, लेकिन अधिकतर उपन्यास इनके किस नाम से थे? उपन्यास में जो पात्र था वो चेतन था। कौन था? चेतन पात्र था। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं? तो देखिए, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं गिरती दीवारें, उसके बाद शहर में घूमता आईना, उसके बाद इनका है नन्ही कंदिल, बांधो न नाव इस ठाठ, उसके बाद पलटती धार। ये क्या है? इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अश्क जी के उपन्यास बड़ी बड़ी आँखों। ये उपन्यास इनका बड़ी बड़ी आँखों को सुमित्रा नंदन पंत ने गीति उपन्यास की संज्ञा दी है, तो इसको भी याद रखना है आपको। एक रात का नर्क, ये उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। इस उपन्यास में उन्होंने, ये जो उपन्यास है इसी का अगला भाग क्या है? नन्ही कंदिल का ही एक अंश है, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी ने भी यथार्थवादी उपन्यास लिखे हैं। तो देखिए, विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है ढलती रात। क्या है? ढलती रात। ढलती रात उपन्यास जो इनका है विष्णु प्रभाकर जी का, इसमें ब्रिटिश भारत, क्या है? ब्रिटिश भारत के किस चीज़ का वर्णन किया गया? 1920 से लेकर 1936 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। किसमें? ढलती रात में। उसके बाद ढलती रात का ही अगला उपन्यास है, अगला भाग है या अगला पार्ट है निशिकांत। कौन सा है? निशिकांत। इसी को बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? पुनर्लिखित, मतलब इसी का अगला पार्ट है ये निशिकांत। अब देखिए, अगला उपन्यास है स्वप्न। स्वप्न में क्या दिखाया गया है? स्वप्न में दिखाया गया है स्त्री के जीवन का चित्रण। क्या दिखाया गया है? स्त्री के जीवन का चित्रण किया गया है स्वप्न में। इनका सबसे प्रमुख उपन्यास है विष्णु प्रभाकर जी का अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर उपन्यास में एक स्त्री के शोषण, बलात्कार और यातना का चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से हमने विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यासों को पढ़ा। आगे देखिए, आगे हैं भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी जी महत्वपूर्ण है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार में। इनका उपन्यास है झरोखे। क्या है? झरोखे। झरोखे उपन्यास में इन्होंने क्या बताया गया है? इसमें एक बच्चे के माध्यम से इन्होंने आर्य समाजी परिवार का चित्रण किया है। किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने। अगला उपन्यास है कड़ियाँ। कड़ियाँ उपन्यास में पति पत्नी के जीवन का अंकन किया है। इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है तमस। तमस भीष्म साहनी का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें 1947 के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए सांप्रदायिक दंगे को दिखाया गया है। अगला उपन्यास है इनका बसंती। बसंती उपन्यास में दिल्ली में झुग्गी बस्तियों का वर्णन इन्होंने किया है। उसके बाद आता है माया दास की माड़ी। माया दास की माड़ी इनका एक ऐतिहासिक उपन्यास है भीष्म साहनी जी का। क्या है? भीष्म साहनी जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है माया दास की माड़ी। कैसा उपन्यास है? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे लिखा गया इनका ये उपन्यास है। उसके बाद देखिए, अगला उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर। नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास जो है हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम संबंध का चित्रण करता है ये उपन्यास। आगे देखिए, अगले हैं अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का किस प्रकार के उपन्यास थे? तो इन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, उसके बाद राजनीतिक उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं और ऐतिहासिक उपन्यास। तो तीनों प्रकार के उपन्यास अमृतलाल नागर जी ने लिखे हैं। इनका पहला उपन्यास था महाकाल। कौन सा था? महाकाल। महाकाल बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण ये करता है। अब महाकाल का दूसरा नाम है भूख। इसी का दूसरा नाम क्या था उपन्यास का? भूख था। बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक का वर्णन किया गया। बूंद और समुद्र भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें लखनऊ के चौक का वर्णन किया गया है। गोपाल राय ने बूंद और समुद्र को महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे है इनके शतरंज के मोहरे। अमृतलाल
अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है शतरंज के मोहरे। इसमें 1820 से 1837 ईस्वी तक की अवध क्षेत्र के जीवन का चित्रण किया गया है। तो ये भी आपको एक याद करना है कि जो शतरंज के मोहरे हैं वहाँ पे किस स्थान का वर्णन किया गया है, तो अवध क्षेत्र का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद देखिए एक उपन्यास और है अमृतलाल नागर का, महत्वपूर्ण उपन्यास है अमृत और विष। क्या है अमृत और विष में 15 स्वतंत्र भारत के 15 वर्षों के राजनीतिक सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है। उसके बाद आता है 7 घूंघट वाला मुखड़ा। 7 घूंघट वाला मुखड़ा है समरू बेगम पे, बेगम समरू के जीवन चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद इनके जीवनी परक उपन्यासों की बात करें अमृतलाल नागर की, तो जीवनी परक उपन्यास इनका है मानस के हंस, उसके बाद खंजन नयन। मानस का हंस और खंजन नयन तुलसीदास और सूरदास के जीवन को केंद्र में लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। नाच्यो बहुत गोपाल, ये किस पे आधारित है, ये दलित समाज के ऊपर आधारित है। उसके बाद अगला उपन्यास है करवट। करवट उपन्यास में लखनऊ के खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का वर्णन करवट उपन्यास में किया गया है। उसके बाद अगला आता है पीढ़ियाँ। पीढ़ियाँ उपन्यास करवट का ही क्या है, अगला भाग है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है। उसके बाद देखिए अमरकांत। कौन आते हैं, अमरकांत आते हैं। अमरकांत का जो उपन्यास है महत्वपूर्ण है सूखा पत्ता। क्या है, सूखा पत्ता। सूखा पत्ता उपन्यास में किसके, एक कृष्ण पात्र है, उसके प्रेम, उस युवक की प्रेम कहानी का अंकन किया गया है सूखा पत्ता में। अगला है आकाश पक्षी। कौन सा उपन्यास है, आकाश पक्षी। आकाश पक्षी में स्वतंत्र भारत के समाज में व्याप्त अंतर विरोधों का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अगला है काले उजले दिन। काले उजले दिन में काले उजले दिन में उपन्यास में एक विमाता की परिस्थिति का वर्णन किया गया है कि एक विमाता का व्यवहार किस प्रकार का है, जिससे एक युवक है, उस पात्र है, उसके व्यक्तित्व पे, उसके विघटन पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है विमाता के आने से, इस चीज़ को दिखाया गया है काले उजले दिन में। उसके बाद है अमरकांत का महत्वपूर्ण उपन्यास है बीच की दीवार। कौन सा उपन्यास है, बीच की दीवार। बीच की दीवार उपन्यास में स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण के बारे में इस उपन्यास में दिखाया गया है। अगला उपन्यास अमरकांत का है इन्हीं हथियारों से। कौन सा है, इन्हीं हथियारों से। इन्हीं हथियारों से अमरकांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है, क्योंकि इसी उपन्यास के लिए इनको क्या दिया गया था, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 इनको मिला था। ये किस पे आधारित है, तो ये स्वतंत्र भारत के बलिया जनपद, मतलब बलिया जिले के बारे में बताया गया है। बलिया जो यूपी में है, बॉर्डर पे है बिहार और यूपी के, वहाँ का चित्रण इसमें किया गया है। क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला था 2007 का। और उसके बाद 2009 में संयुक्त रूप से श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा, 2009 वाला। इस प्रकार से क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। राधे राधे सभी को।